हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगी। इसमें इंक्लूड किया गया है इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका फॉर्मेट कैसा होता है और इसको कैसे बनाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और ये सारी एक्सप्लेनेशन ईजीएस्ट वे में बताई गई है और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के मीनिंग से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एक तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल है जिसकी हेल्प से हम दो या दो से ज़्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो किया है या डिक्लाइन हुआ है, और उस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और पहले हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने दो या दो से ज़्यादा सालों की बैलेंस शीट्स को आपस में कंपेयर करते हैं। यानी हम अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़ और इक्विटी को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये पिछले साल से कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, यानी क्या चेंजेस आए हैं। ये चेंजेस हम एब्सोल्यूट वे में भी देखेंगे और परसेंटेज चेंज में भी फाइंड आउट करेंगे, जिससे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली जज कर पाएंगे। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट है कि हम अपने बिजनेस की डिफरेंट ईयर्स की फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर कर सकेंगे। दूसरा है, इससे हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या इंक्रीज आया, क्या डिक्रीज आया, ये पता लगा सकेंगे। नेक्स्ट है कि इससे हमें अपने बिजनेस का ट्रेंड पता चलेगा कि हमारे परफॉर्मेंस जो है, हमारी जो प्रोग्रेस है बिजनेस की, वो कैसी हो रही है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, जिसके बेस हम अपने बिजनेस की डिसीजन मेकिंग है वो बेटर वे में कर पाएंगे। इसको इन्वेस्टर्स और बैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को असेस कर पाएं कि बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। इससे हमारी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, वो भी पता चलता है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से हमने इम्प्रूव किया है और कहाँ कहाँ से हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, जिसके बेस पे हम फ्यूचर की प्लानिंग और फॉरकास्टिंग भी कर पाएंगे। और लास्ट है कि इसकी हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल डाटा को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस की हेल्थ कैसी है, इसको कहाँ कहाँ से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, जिसके बेसिकली 6 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में सारे पर्टिकुलर्स आएंगे। सेकंड कॉलम है नोट नंबर, जिससे बैलेंस शीट की कोई भी आइटम को लेकर अगर कोई नोट देना है नीचे, तो वो नोट नंबर हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम आता है प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर में हम पिछले साल वाली सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड करेंगे और करंट ईयर में जो करंट ईयर की सारी वैल्यूज हैं वो हम शो करेंगे। नेक्स्ट कॉलम आता है एब्सोल्यूट चेंज का। इसमें हम कॉलम 3 और 4 का डिफरेंस जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर में मान लो 50,000 वैल्यू थी और करंट ईयर में वैल्यू है 60,000, तो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में हम लिखेंगे 10,000। लास्ट कॉलम होता है परसेंटेज चेंज का, जिसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है C डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी जो एब्सोल्यूट चेंज वाला कॉलम है उसकी जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर की वैल्यूज हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे जो परसेंटेज आएगी हम इस कॉलम में शो करेंगे। स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है उसके दो मेजर पार्ट्स हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और दूसरी साइड पे एसेट। जो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें हम इंक्लूड करेंगे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। सेकेंड पार्ट इसका आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें हम लॉन्ग टर्म जो हमारी बोरिंग्स हैं या प्रोविजंस हैं, लोन्स हैं, वो सारे इसमें आएंगे। कोई भी डिबेंचर है वो भी इसमें आएगा। थर्ड पार्ट आएगा करंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारी जो भी करंट लायबिलिटीज हैं जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारी चीजें जो हैं, आइटम्स हैं, वो इस कॉलम में आएंगी। इसके बाद हम इन सभी आइटम्स का टोटल जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट में आते हैं एसेट्स, जिनकी हम मेजर क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट्स इंक्लूड करेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
नॉन करंट एसेट्स जो हैं उनकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर। और इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे हमारे गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, जिनको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, एसेट्स की सेकंड पार्ट में आ जाएंगे करंट एसेट्स, जिसमें इंक्लूडेड है हमारी करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें आ जाते हैं हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स आ गए। इसके अलावा कोई और भी करंट एसेट्स हैं वो अंडर करंट एसेट्स हम शो करेंगे, और बाद में एंड में फिर हम इसका टोटल एसेट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। होपफुली आपको इसका फॉर्मेट अच्छे से समझ आ गया है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स करेंगे एक क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बैलेंस शीट दी गई है रचना लिमिटेड की एज एट 31 मार्च 2020 एंड 2021, और इसकी कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी है। ये हमें 2 साल की बैलेंस शीट गिवन है, 2020 और 21 की। स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर हम मेंशन करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ रचना लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020 एंड 2021, और उसके बाद हम प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग कॉलम्स जो है वो बनाएंगे। पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स का, फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा प्रीवियस ईयर का, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा करंट ईयर का। करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2021। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा एब्सोल्यूट चेंज, जिसमें हम इन दोनों सालों को कंपेयर करके देखेंगे कि इंक्रीज आ रहा है अमाउंट का या डिक्रीज आ रहा है। और लास्ट कॉलम है परसेंटेज चेंज, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जो चेंज आई है वो कितने परसेंट से आई है। पहले 3 कॉलम जो है वो बहुत ही सिंपल है, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। पर्टिकुलर्स भी ऐसे लिख लेने हैं, और प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स और करंट ईयर के अमाउंट्स जो है वो ऐसे ही आपने कॉपी करके लिख लेनी है। और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 4th कॉलम से, एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम से। और ये अमाउंट्स कैसे आएंगे? इसमें हम ये जो दोनों साल दिए हुए हैं 2020 और 21, इनको हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख और 1,50,000, हम देखेंगे कितने अमाउंट से इंक्रीज हुआ, ये हुआ 50,000 से इंक्रीज। ठीक है, और परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको बताया था, जो एब्सोल्यूट चेंज का अमाउंट आया है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आएगा प्रीवियस ईयर का अमाउंट, और प्रीवियस ईयर का अमाउंट क्या है? 1 लाख। ठीक है, 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, और ये अमाउंट आया आपका 50, और परसेंटेज चेंज में आप लिखेंगे 50। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस, उसका जो अमाउंट था वो दोनों सालों में क्या हुआ? सेम है, इसलिए कोई चेंज नहीं आई, ना ही कोई आप परसेंटेज चेंज में कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट आती है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आती हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ये पिछले साल थी 20,000, अब हो गई 80,000, यानी इंक्रीज कितना आया? 60,000 से। और परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऊपर 60,000, नीचे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आया आपका 300। नेक्स्ट आती है करंट लाइबिलिटीज, लास्ट ईयर थी 30,000, करंट ईयर है 50,000, कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई? 20,000 से। और परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया तो आया 66.67। नेक्स्ट कॉलम आएगा टोटल का, जिसमें हम सभी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का टोटल फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस ईयर में टोटल आया 2,50,000, करंट ईयर में टोटल आया 3,20,000, इंक्रीज आ रही है 1,30,000 से। और परसेंटेज चेंज कैसी आई? 1,30,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट पार्ट में हम एसेट्स की तरफ आएंगे। पहले देखेंगे नॉन करंट एसेट्स, जिसमें हमें दिए गए हैं फिक्स्ड एसेट्स। लास्ट ईयर में ये थे 2 लाख, अब हो गए 3 लाख, कितने से इंक्रीज आई? ₹1 लाख से। और परसेंटेज कैसे फाइंड आउट की? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आई आपकी 50। लास्ट में आते हैं करंट एसेट्स, 50,000 से 80,000 चले गए, यानी कि कितने इंक्रीज हो गए? 30,000 से। और परसेंटेज चेंज इसकी आई 60। और लास्ट कॉलम आएगा टोटल का। टोटल आपका जो है वो मैच करना चाहिए इक्विटीज एंड लायबिलिटीज से।
ऊपर भी टोटल कितना है 2,50,000 और 3,80,000 और एसेट्स का भी टोटल जो है वो सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट रेडी है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट की इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। इसके लिए हमें ये गाइडलाइंस जो दी गई हैं इनको ठीक से समझना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि जब भी हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना पड़ता है। पहला एस्पेक्ट है लिक्विडिटी, दूसरा सॉल्वेंसी और तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी। स्टूडेंट्स पहला जो है लिक्विडिटी, ये हमें क्या बताती है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को इजीली पे कर पाएगा कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के साथ कंपेयर करते हैं और रूल ऑफ थंब क्या है कि हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो डबल होने चाहिए करंट लायबिलिटीज से, तो तभी हम मानेंगे कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाई है इसमें हम देखेंगे करंट एसेट्स का टोटल क्या है और करंट लायबिलिटीज का टोटल क्या है। अगर करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हैं तो हम कहेंगे कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन गुड है, लेकिन ये भी देखेंगे कि कितने ज़्यादा हैं, मतलब ट्वाइस हैं कि नहीं, दुगने हैं कि नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लायबिलिटी से कम है तो हम क्या इंटरप्रिटेशन लिखेंगे कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पुअर है, उसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है सॉल्वेंसी पोजीशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर फंड्स दिए गए हैं यानी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इनको हम ऐड करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़ के साथ यानी डिबेंचर्स या लॉन्ग टर्म लोन्स, और जो टोटल आया उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स के साथ। क्यों कंपेयर करेंगे, ये देखने के लिए कि फिक्स्ड एसेट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो कहाँ से फाइनेंस हुई है, लॉन्ग टर्म फंड से हुई है या शॉर्ट टर्म फंड से हुई है। और गुड पॉलिसी क्या होती है बिजनेस की कि फिक्स्ड एसेट्स को हमें यूजुअली कहाँ से फाइनेंस करना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से, जिसमें इंक्लूडेड होते हैं शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट फंड्स। तो हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या देखेंगे, हम देखेंगे फिक्स्ड एसेट्स का टोटल क्या है और उसको कंपेयर करेंगे शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज के टोटल के साथ। अगर फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट ज़्यादा है तो इसका मतलब जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की गई है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स भी यूज़ हुए हैं और हमारी जो करंट लायबिलिटी से पैसा आया है उसे भी हमने यूज़ किया है। तो हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे कि कंपनी नीड्स टू फाइनेंस इट्स फिक्स्ड एसेट्स थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज टू मेक इट मोर फाइनेंशियली स्टेबल, कि अगर कंपनी चाहती है कि ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो तो इसे क्या करना चाहिए, ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स से ही फाइनेंस करे। और अगर हमारे फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है जो उसका टोटल है अगर लॉन्ग टर्म फंड से कम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स में जो भी पैसा लगा है वो उसमें लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे कि कंपनी हैज़ ए गुड फिक्स्ड एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज़ करी है कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए। थर्ड एस्पेक्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस या रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग शो की है उनके टोटल को, उनकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के साथ, देखने के लिए कि इस साल की जो वैल्यू है वो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अगर हमारे प्रॉफिट्स जो है वो इम्प्रूव हुए हैं तो हम क्या लिखेंगे इंटरप्रिटेशन में कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज़ इम्प्रूव्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर प्रॉफिट्स डाउन गए हैं, मान लो पिछले साल थे 50,000 और करंट ईयर में आ रहे हैं 20,000, तो इसका मतलब हमारे जो प्रॉफिट हैं वो 30,000 से डिक्रीज हुए हैं। तो हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी हैज डिक्रीज एंड द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू थिंक ऑफ द वेज टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट्स, हम एंड में रचना लिमिटेड कंपनी की जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमने बनाई थी उसकी अब इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। पहली इंटरप्रिटेशन में हम कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को स्टडी करते हैं, जिसमें हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के टोटल्स को कंपेयर करते हैं। करंट एसेट्स का टोटल है 30,000
और करंट लायबिलिटीज का एब्सोल्यूट अमाउंट का टोटल है 20,000, जो शो कर रहा है कि करंट एसेट्स का अमाउंट करंट लायबिलिटीज से 10,000 एक्सेस में है। लेकिन ये करंट लायबिलिटीज का डबल अमाउंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे? रचना लिमिटेड नीड्स टू स्लाइटली इम्प्रूव इट्स लिक्विडिटी पोजीशन as current asset should be twice the current liabilities. सेकेंड इंटरप्रिटेशन में हम फिक्स्ड एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड्स के साथ कंपेयर करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स का इंक्रीज है 1 लाख से और लॉन्ग टर्म फंड्स का इंक्रीज है 50,000 प्लस 60,000, ये आपके आए 1,10,000। इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं वो फिक्स्ड एसेट से 10,000 ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म फंड से जो पैसा आया 1,10,000, उसका क्या यूज किया कंपनी ने? 1 लाख फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया। तो बाकी का 10,000 कहाँ लगाया होगा? करंट एसेट्स में। तो ये कंपनी की अच्छी पॉलिसी है कि लॉन्ग टर्म फंड से ही फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस करना चाहिए। तो हम सेकेंड इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फंड्स इज ₹1,10,000 एंड इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स इज ₹1 लाख, which shows that Rachna Limited has financed its fixed assets through long-term funds, which is a good financing policy. Students, थर्ड इंटरप्रिटेशन में हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को स्टडी करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम इस बैलेंस शीट के रिजर्व्स एंड सरप्लस के दोनों साल के अमाउंट को आपस में कंपेयर करेंगे और हम देख सकते हैं कि दोनों अमाउंट जो सेम है 1 लाख ईच ईयर, इसमें कोई चेंज नहीं आई। तो हम थर्ड इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ रचना लिमिटेड इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इंटरप्रिटेशंस को किस तरह लिखा जाता है। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इशू मेंशन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।